हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप हर एक यूनिट के शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर का भाग नंबर 3। तो पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर या यूनिट का ये तीसरा पार्ट है, और आज हमारा ये यूनिट पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा शॉर्ट नोट से। तो मेरा जवाब है कि शॉर्ट नोट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे आपके लिए यदि आप इनका सही तरीके से प्रयोग करते हो। बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, जैसे 1 दिन या 2 दिन पहले, आपको यदि पूरे सिलेबस को फास्टली रिवाइज करना है तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप इन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से पूरे यूनिट को 10 मिनट से भी कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। यदि आपको पूरे यूनिट को रिवाइज करना है तो आपको एक यूनिट में 5 से 6 मिनट ही लगेंगे रिवाइज करने में। और यदि पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है तो पूरे 16 के 16 यूनिट को यदि आप रिवाइज करना चाहते हो तो 16 के 16 यूनिट को रिवाइज करने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ बहुत काम की है। ठीक है, बस आपको सही तरीके से इसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है कोलाइडी सॉल्व बनाने की विधियाँ। सॉल का मतलब मैंने आपको बताया था, कोलाइडी सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन। और सॉल कौन से विलयन होते हैं? जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में आपने घोल रखा हो तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं सॉल। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने बताए थे जो कोलाइड होते हैं या कोलाइडी विलयन होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो द्रव स्नेही, एक तो द्रव विरोधी। तो मैं आपको इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक बात बताता हूँ कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है ना, तो द्रव स्नेही कोलाइड तो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जब द्रव स्नेही कोलाइड द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो इसलिए द्रव स्नेही कोलाइडों के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए किसी विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर कौन से कोलाइडों के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमें विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा? कौन से होंगे वे? ये लिखे हुए हैं। केवल द्रव विरोधी के लिए। जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वे द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। और जब वे तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमें विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो हमारी हेडिंग है ना, कोलाइडी सॉल्व बनाने की विधियाँ, ये विधियां हम सीख रहे हैं केवल द्रव विरोधी कोलाइड के लिए ही सीख रहे हैं, क्योंकि वे बड़ी आसानी से द्रव में नहीं घुलते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइडों का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए विशेष प्रकार की विधियों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। इनमें से सबसे पहली विधि है पेप्टीकरण। ठीक है, या इसे इंग्लिश में पेप्टाइजेशन भी कहते हैं। पेप्टीकरण का क्या मतलब है, चलो समझते हैं। पेप्टीकरण वैसे तो मैंने फ्रेश वीडियोज़ में आपको समझा ही रखा है, पर फिर भी समझते हैं पेप्टीकरण का मतलब क्या है। बहुत आसान है। आपके पास ताज़ा अवक्षेप है, मान लो किसी पदार्थ का ताज़ा अवक्षेप है, और उस ताजे अवक्षेप को आप घोल दो विद्युत अपघटय में। उचित विद्युत अपघटय होना चाहिए। तो किसी ताजे अवक्षेप को विद्युत अपघटय में घोलने पर आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन हमें मिलता है, इस संपूर्ण क्रिया को हम कहते हैं पेप्टीकरण। किसी ताजे अवक्षेप का कोलाइडी विलयन बनाना है ना, तो उस ताजे अवक्षेप को आप विद्युत अपघटय में घोल दो, आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, और इस विधि को आप कहोगे पेप्टीकरण। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक, देखो एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है ताज़ा अवक्षेप।
इसे आपने यदि FeCl3 जो एक विद्युत अपघटक है, आपको पता है फेरिक क्लोराइड एक क्या है, विद्युत अपघटक है। इस फेरिक क्लोराइड विद्युत अपघटक में यदि आपने इस ताजे अवक्षेप को घोल दिया ना, तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण हैं, इनके ऊपर अधिशोषित हुआ है Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन या Fe3+ आयन, इसलिए ये धनावेशित कोलाइडी विलयन बनता है। ये दूसरी परत 3Cl नेगेटिव आयन भी इसके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, पर दूसरी परत इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। ये चीज़ सिखा रखी है फ्रेश वीडियोज़ में। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये FeCl3 के नीचे आपने पेप्टी कारक क्यों लिखा है, FeCl3 तो विद्युत अपघटक होना चाहिए। तो मैं कहूँगा हाँ यार विद्युत अपघटक ही है, पर इस पर्टिकुलर क्रिया में, पर्टिकुलर रिएक्शन में जो विद्युत अपघटक होता है ना, वो पेप्टीकरण करता है ताजे अवक्षेप का, इसलिए विद्युत अपघटक को आप पेप्टी कारक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पेप्टी कारक। ठीक है, तो पता चल गया पेप्टीकरण क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि कोलाइडिसॉल बनाने की विधियां द्रव स्नेही कोलाइडों के लिए प्रयोग नहीं की जाती हैं, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड तो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वे द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। इसलिए उनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग हमें करना पड़ता है, और उन विशेष विधियों में से एक विधि है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में मैंने आपको सिखाया कि ताजा अवक्षेप लो, विद्युत अपघटक में उसे घोल दो, कोलाइडी विलयन आपको मिल जाएगा। इस संपूर्ण घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड रूपी विद्युत अपघटक या पेप्टी कारक में घोलने पर आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी विधि की बात करते हैं। चलो, दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिग आर्क विधि। सिखा रखी है आपको पहले भी। इसमें क्या बताया था कि आप ठंडा द्रव लो, द्रव माने विलायक, जिसमें आपको कोलाइडी विलयन बनाना है, जिसे आप कहते हो परिक्षेपण माध्यम ही तो कहते हो आप उसे, परिक्षेपण माध्यम। एक ठंडा, बर्फ से ठंडा किया गया लिक्विड होना चाहिए, जैसे बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। चित्र भी सिखा रखा है इसका। उसमें आप या तो प्लेटिनम का, या तो सोने का, या तो चांदी का, इनके इलेक्ट्रोड डुबाओ दो। इस तरह ठंडा पानी है और चांदी के दो छड़े हैं, एक कैथोड है एक एनोड है। हाई वोल्टेज बैटरी से इन्हें जोड़ रखा है। जैसे ही पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर दोनों को टच करोगे ना, तो टच करने से इनमें चिंगारी पैदा होगी, जिसे कहते हैं स्पार्किंग, या हिंदी में कहते हैं आर्क। इसीलिए तो इस विधि का नाम आर्क विधि है। देखो, ब्रेडिग आर्क विधि। तो स्पार्किंग जब होगी ना, तो जिस जगह ये दोनों इलेक्ट्रोड यानी कैथोड एनोड आपस में टच करेंगे, वहाँ स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग से उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे उस पर्टिकुलर जगह से उस धातु, जैसे चांदी, सोना या प्लेटिनम का वाष्पन होना प्रारंभ हो जाएगा, वाष्पीकरण। यानी वो सीधा किस में बदलेगी? भाप में। अब वो जो चांदी की भाप है या सोने की भाप है या प्लेटिनम की भाप है, वो ठंडे पानी के संपर्क में आएगी तुरंत, और ठंडे पानी के संपर्क में आते ही उसका संघनन हो जाएगा, कंडेंसेशन। और वे पार्टिकल्स, जो चांदी के पार्टिकल्स हैं जिनका संघनन हुआ है, जो संघनन के पश्चात हमें प्राप्त हुए हैं, वे पानी में घुलते रहेंगे और कोलाइडी विलयन बनाते रहेंगे, क्योंकि वे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर बहुआण्विक कोलाइड बनाएंगे। यदि आपका दिमाग ठीक ठाक है ना, आप समझते हो सारी बातों को, तो मैंने आपको सिखाया था कि चांदी, सोने और प्लेटिनम का जो कोलाइडी विलयन होता है वो बहुआण्विक कोलाइड होता है। यानी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर अपने साइज को इतना इंक्रीज कर लेते हैं कि उनका साइज कोलाइडी कणों के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिग आर्क विधि कुछ मुश्किल नहीं है। ठंडा द्रव लेना है, उसमें से, उस द्रव में इनमें से किसी भी धातु के इलेक्ट्रोडों को डुबाना है और स्पर्श करना है। चिंगारी पैदा होगी, भाप बनेगी, भाप का संघनन होगा, संघनन के कारण आपको बहुआण्विक कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तीसरी विधि देखो क्या है, रासायनिक विधियां हैं। रासायनिक विधियों में नंबर 1 अपचयन है। जैसे ये क्या है, ये गोल्ड का क्लोराइड है, आप इसे अयूरम ट्राई क्लोराइड भी कह सकते हो, और ये SnCl2 है, स्टेनस क्लोराइड। जब दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सोने का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होता है। ये क्या है? सोने का कोलाइडी विलयन। अब देखो, इसमें अपचयन हुआ है इसका, AuCl3 का। अब बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे पता चला आपको कि इसमें अपचयन हुआ? मैं बताऊं कैसे पता चला। Au के साथ कितने Cl थे? 3। और यहाँ Au के साथ Cl हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं है Au के साथ Cl। इसका मतलब यह है कि सोने के पास जो विद्युत ऋणात्मक तत्व था वो वहाँ से अलग हो चुका है।
किसी भी पदार्थ में से विद्युत ऋणात्मक तत्व जब निकल के भाग जाता है ना, तो भी हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अपचयन की 5 या 6 परिभाषाएं हैं, 5 या 6 तरीके से आप अपचयन को समझ सकते हो। और उनमें से एक तरीका ये भी है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का अलग होना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अब अगली बात करेंगे। देखो एक बात बताता हूँ कि ये जो सोने का कोलाइडी विलयन आपको मिला है ना, ये सोने का कोलाइडी विलयन बैंगनी रंग का होता है, इसलिए इसे कहते हैं पर्पल ऑफ केसियस। ये इसलिए का निशान है, पर्पल ऑफ केसियस कहते हैं सोने के कोलाइडी विलयन को। ध्यान रखना, इस तरह यदि बनाओगे तो सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा जो बैंगनी रंग का होगा। बैंगनी होने के कारण इसे पर्पल कहा गया, पर्पल ऑफ केसियस। चलो खैर, अगली बात करते हैं। रासायनिक विधि में एक तरीका है उभय अपघटन, इसका भी और इसका भी दोनों का टूट जाना, बदल जाना। तो जब आर्सेनियस ऑक्साइड का H2S से आप रिएक्शन करते हो तो आर्सेनियस सल्फाइड का आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये उभय अपघटन हुआ है, इसके बॉन्ड भी टूट गए हैं, इसके भी बॉन्ड, और आपस में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुए हैं आयन, आयनों की अदला बदली हुई है, इसे कहते हैं उभय अपघटन। ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड का। एक ऑक्सीकरण विधि है, H2S का जब Br2 से रिएक्शन करते हैं तो ये जैसे उभय अपघटन का एक उदाहरण दिया, ऑक्सीकरण विधि का एक उदाहरण दिया। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर ये जो हमने पढ़ा था अपचयन विधि, इसका भी एक उदाहरण दिया। कम से कम एक एक उदाहरण आपको आने चाहिए। ऑक्सीकरण विधि में क्या हुआ, देखो H2S है, इसका Br2 से जब आपने रिएक्शन करा तो यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था और अब सल्फर अकेला है, हाइड्रोजन इसे छोड़कर भाग गया है। अब हाइड्रोजन का, जब हाइड्रोजन किसी पदार्थ से अलग होता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ H2S का ऑक्सीकरण सल्फर में होता है और ये हमें सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जिसे आप कह सकते हो गंधक का कोलाइडी विलयन। सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं, गंधक। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इस तरीके से ये जो हमने मेन हेडिंग पढ़ी थी, ये कोलाइडी सॉल्व बनाने की विधियाँ, इसमें एक तो पेप्टीकरण पढ़ा, एक विद्युत परिक्षेपण पढ़ा, एक रासायनिक विधियाँ पढ़ी। रासायनिक विधियों में 3 पढ़ी, अपचयन, उभय अपघटन और ऑक्सीकरण। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, कोलाइडी विलयनों का शोधन। भाई आप जब भी कोलाइडी विलयन बनाते हो ना, तो कोलाइडी विलयनों में अशुद्धि आ जाती है, चाहे आप कोई सी विधि लगाओ। ये ऊपर जो विधियाँ आपने पढ़ी है ना भाई, कोलाइडी विलयन बनाने की आप चाहे पेप्टीकरण विधि का प्रयोग करो, चाहे आप विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडी-गार्क विधि का प्रयोग करो, चाहे आप कोई सी रासायनिक विधि का प्रयोग करो, इन सभी विधियों से जब भी आप किसी कोलाइडी विलयन को बनाते हो तो वो कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या होती हैं अशुद्धियाँ, उसमें कौन सी अशुद्धियाँ होंगी? तो मेरा जवाब है कि यार 2 तरह की अशुद्धियाँ होंगी उसके अंदर, 2 तरह की। कौन कौन सी मैं बताऊँ? एक तो आपको पता है कि भाई कोलाइडी कणों का साइज जो है, आकार जो है, वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होना चाहिए। कोलाइडी कणों का एक पर्टिकुलर रेंज है साइज का, 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच लगभग। यदि आपने कोई कोलाइडी विलयन बनाया है, किसी भी विधि से बनाया है, यदि उस कोलाइडी विलयन में सभी पार्टिकल्स का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच है, ना तो किसी पार्टिकल का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा है और ना तो 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है, तभी मैं कहूँगा कि यार वो शुद्ध कोलाइडी विलयन है। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ परिक्षिप्त प्रावस्था के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। कभी आपका दिमाग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज काम कर रहा हो और आप सोच रहे हो कि सर यार एक बात बताओ, आपने जिसे भी घोल रखा, पानी में तो घोल ही रखा, और पानी के जो अणु हैं उनका साइज़ तो 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, तो आप तो शुद्ध कोलाइडी विलयन ज़िंदगी में कभी भी नहीं बना सकते हो। तो बेटे हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम परिक्षेपण माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम विलायक की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात उस पदार्थ की कर रहे हैं जिस पदार्थ को आपने पानी में घोल रखा है, जिसे आप कहते हो परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के किसी भी पार्टिकल का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा और 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का कोलाइडी विलयन आपने बना दिया तो मैं समझूंगा आप 30 मार खाओ, यानी आपने शुद्ध कोलाइडी विलयन बना दिया है। पर यह 100% शुद्धता से प्राप्त नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकल कभी भी 100% सही नहीं हुआ करते हैं।
प्रैक्टिकल में एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, आपको पता है, पर 100% शुद्धता से प्रैक्टिकल कभी नहीं होते हैं, मिस्टेक तो होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी आप कोई कोलाइडी विलयन बनाते हो ना, तो उस कोलाइडी विलयन में कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे आ जाते हैं जिनका साइज 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिनका साइज 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। यानी वे जो वास्तविक विलयन के छोटे छोटे कण हैं ना, वे भी अशुद्धि हैं, और जो निलंबन के बड़े बड़े कण हैं वे भी अशुद्धि हैं। तो दो तरह की अशुद्धियाँ आ जाती हैं। अब इनमें से जो निलंबन के बड़े कणों की अशुद्धियाँ हैं वे तो आसानी से अलग हो जाती हैं, उनके तो अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कैसे हो जाएंगी आसानी से वे अलग? वे आसानी से अलग इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जब आप कोई कोलाइडी विलयन बना के रखोगे और उसमें ज़्यादातर पार्टिकल्स तो 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच हैं, यानी कोलाइडी कणों के साइज के रेंज में हैं, पर कुछ कण ऐसे हैं जिनका साइज वास्तविक विलयन के कणों के बराबर है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा है। वे तो वहाँ उस विलयन में घूमते रहेंगे मज़े से, उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्य नहीं करता है, वे तो नीचे तो बैठेंगे नहीं, न कोलाइडी कण बैठेंगे। पर यार जो कण 100 एंगस्ट्रॉम से बड़े हैं, यानी निलंबन के कण हैं, सारी दुनिया को पता है कि निलंबन के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और जब निलंबन के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो आपके उस कोलाइडी विलयन में जो पार्टिकल 100 एंगस्ट्रॉम से बड़े हैं वे निलंबन के कण हैं, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो वे नीचे बैठेंगे। आप उस सॉल्यूशन को तैयार करके यार थोड़ी देर के लिए रख दो तो वे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो बताओ निलंबन के कण आसानी से अलग नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना। पर प्रॉब्लम किसके साथ आएगी? प्रॉब्लम आएगी वो जो वास्तविक विलयन के कण है ना, वे दुखी करेंगे सबसे ज़्यादा वास्तविक विलयन के कण। तो यार वास्तविक विलयन के कणों को अलग तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। कोलाइडी विलयनों का शोधन इसलिए करना पड़ता है निलंबन दुखी नहीं करने का, शांति से विलयन को रख दो, कोलाइडी विलयन को जो आपने तैयार किया है, निलंबन के कण थोड़ी देर बाद अपने आप आत्मसमर्पण कर देंगे। पर जो वास्तविक विलयन के छोटे कण हैं वे कहेंगे कि हम तो हम है, बाकी सब पानी कम है, वे नहीं बैठने के नीचे। तो सबसे पहले एक विधि हमने आपको सिखाई थी अपोहन, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। अपोहन में क्या करा था हमने जो है पार्चमेंट पेपर का या फिल्टर पेपर का एक थैला लिया, उस थैले में हमने कोलाइडी विलयन भरा और उसे जल की धारा में लटका दिया। तो जल उस थैले के अंदर से होके जाता है, और जल जब उस थैले के अंदर से होके लगातार बहता रहता है तो कोलाइडी कण तो उस थैले के आर पार निकल नहीं सकते हैं, पर जो वास्तविक विलयन के छोटे कण जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित हैं वे तो जल के साथ बह जाएंगे और बहती गंगा में हाथ धोएंगे और अपने आप भी बह के थैले से बाहर निकल जाएंगे, उस थैले से या उस बैग से बाहर निकल जाएंगे। तो ये था अपोहन। अपोहन के बाद दूसरा जो है विद्युत अपोहन है। विद्युत अपोहन में आपको सिखाया गया था कि यदि आपको, अपोहन को इंग्लिश में कहते हैं डायलाइसिस। क्या कहते हैं? डायलाइसिस। यदि आपको अपोहन का स्पीड बढ़ाना है ना, तो अपोहन का स्पीड बढ़ाने का एक ज़बरदस्त तरीका है कि आपका वो जो थैला है ना, थैले के दोनों तरफ आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दो, यानी एक तरफ तो धनावेशित प्लेट लगा दो, एक तरफ ऋणावेशित। ऐसा करने से पता क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपके विद्युत अपघटक के कण है ना, वे विद्युत अपघटक तो आपको पता है आयनों में टूटता है पानी में घुलते ही, तो उसमें कुछ तो धनायन होंगे कुछ तो ऋणायन होंगे, और वे वहाँ बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। विद्युत अपघटक के कण जो हैं, जो धनायन और ऋणायन हैं, वे वहाँ बल्ले बल्ले कर रहे होंगे कोलाइडी कणों के साथ, कि तुम सोच रहे कि तुम्हारे लिए ही है ये, नहीं मैं भी हूँ, देखो यहाँ मैं भी हूँ, मैं भले ही साइज में छोटा हूँ। तो आप जैसे ही आप उस थैले के दोनों तरफ एक कैथोड एनोड यानी धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट लगाओगे, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे, तो जो आपके विद्युत अपघटक के धनायन है ना, वे ऋणावेशित प्लेट की तरफ एकदम भागेंगे, आकर्षित होंगे। तो ऋणायन तो भागेंगे धनावेशित प्लेट की तरफ, और भागते 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 थैले से बाहर, और जो धनायन है वे ऋणावेशित प्लेट की ओर और ऋणायन धनावेशित प्लेट की ओर। जो विद्युत अपघटक के आयन हैं वे अपने आवेश से विपरीत आवेश वाले प्लेट की तरफ एकदम आकर्षित होंगे और भागते भागते थैले से बाहर। ठीक है, तो आपकी अशुद्धियाँ सारी निकल जाएंगी बाहर, जो वास्तविक विलयन के छोटे कण में बाहर निकल जाएंगे आवेशित होने के कारण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। अब बच्चों के दिमाग में फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर क्या कोलाइडी कणों पर कोई आवेश नहीं होता है? क्या वे नहीं भाग सकते हैं थैले से बाहर? तो मेरा जवाब है कि नहीं भाग सकते, भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो पार्चमेंट पेपर या फिल्टर पेपर का थैला है ना, उसके छिद्रों का साइज इतना है कि उसमें से केवल और केवल
वास्तविक विलयन के कण ही निकल सकते हैं, कोलाइडी कण उसके अंदर से निकल के भाग नहीं सकते हैं। जैसे जेल में से हर एक, जितने भी जेल में रखे गए आदमी हैं, ठीक है, वे सब भागना चाहते हैं बाहर, पर क्या वे भाग सकते हैं? नहीं, क्योंकि जेल की सलाखों के बीच की दूरी इतनी नहीं है कि वे निकल के भाग जाएं उसमें से, ठीक है। भागना तो सब चाहते हैं। चलो खैर, देखो, अपोहन पता चल गया, विद्युत अपोहन पता चल गया। विद्युत अपोहन एकमात्र अपोहन ही है, सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। अति सूक्ष्म दिस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन या इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें पता क्या होता है, आपका जो फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर को आप क्या काम करो यार, सबसे पहले आप जिलेटिन या एल्ब्यूमिन में डुबा लो, गोंद जैसा होता है, और फिर उसे फॉर्मल्डिहाइड में डुबा के निकाल लो बाहर। उसके छिद्रों का साइज छोटा हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और फिर उससे छान लो आप किसे, कोलाइडी विलयन को। इस बार क्या होगा कि वास्तविक विलयन के कण ही निकलेंगे सिर्फ आर पार। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो छोटे छोटे 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास के जो कोलाइडी कण है ना, वे भी निकल के भाग जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा स्कूल में कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि छुट्टी तो हुई 12th वालों की, पर उसमें 10वीं वाले बच्चे भी लग गए लाइन में ही, और जो लंबे चौड़े 10वीं के बच्चे थे या थोड़ा बहुत छोटे थे, वे भी उनके चक्कर में वे भी निकल के भाग गए बाहर स्कूल से। हो जाता है ना ऐसा। तो ऐसा ना हो इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं यूएफ। आजकल के जो आपके ये पानी को शुद्ध करने की मशीनें हैं ना, जिन्हें आप आरओ कहते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीनें, इनमें आरओ में भी यूएफ का प्रयोग होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। बहुत सी कंपनियां हैं जो यूएफ लगा रही हैं इनमें। यू माने अल्ट्रा, एफ माने फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा माने अति सूक्ष्म, फिल्ट्रेशन माने छानना या निस्यंदन करना। तो ये कोलाइडी विलयनों के शोधन के कम से कम इतने तरीके आपको आने चाहिए, अपोहन, विद्युत अपोहन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म की। गुणधर्म में टिंडल प्रभाव मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। कोलाइडी विलयन से गुजरने वाले प्रकाश का मार्ग दिखाई देना। यदि अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन को रखकर कोलाइडी विलयन के अंदर से आप सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश को गुजारोगे तो उस प्रकाश का मार्ग आपको साफ दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। और ब्राउनियन या ब्राउनी गति, आपको पता है कोलाइडी कणों की अनियमित गति को आप कहते हो ब्राउनी गति। ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। विद्युत कण संचलन का चित्र आपके याद होगा, यू आकार की नली ली थी और उस नली में आपने भरा था कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन में एक तरफ आपने धनावेशित प्लेट और एक तरफ ऋणावेशित प्लेट लगाई थी। तो जो यदि आपका कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो ऋणावेशित प्लेट की तरफ सारे कण गति करेंगे, और यदि आपका कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो धनावेशित प्लेट की तरफ, और कोलाइडी कण धनावेशित है तो ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो आवेशित कोलाइडी कणों की विद्युत क्षेत्र में गति, इसे कहते हैं विद्युत कण संचलन। कोलाइडी कण या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित होते हैं ना, पढ़ाया था ना मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में, और फ्रेश में तो पढ़ा ही रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कंदन या उर्णन। ये भी एक तरीका है, ये भी एक गुण है, मतलब कोलाइडी विलयन होगा। स्कंदन या उर्णन का मतलब होता है कोलाइडी कणों का उदासीन होकर गुच्छे बनाना। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखी हैं सारी बातें। आपको पता है कि मान लो कोई भी कोलाइडी विलयन है आपके पास, वो कोलाइडी विलयन या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। मान लो वो कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो उसके सारे पार्टिकल्स धनावेशित होंगे, और जब सारे पार्टिकल्स के ऊपर धनावेश होगा तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देंगे, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और जब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देंगे तो आपस में एक दूसरे के तो नज़दीक आने का कोई चांस ही नहीं बनता उनका। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वे जितने भी धनावेशित पार्टिकल्स हैं, कोलाइडी कण जितने भी धनावेशित हैं, वे सब एक दूसरे से समान दूरी पर अपने आप को बनाए रखेंगे। तो कोलाइडी विलयन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब उसके कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वितरण एक समान होता है, सिर्फ सेम चार्ज कैरी करने के कारण। मतलब दो पार्टिकल्स गले नहीं मिल सकते आके, क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, क्यों मिलेंगे गले? मिलने के नहीं गले, सबके पास सेम चार्ज है, तो सब दूर दूर रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर अपने आप को मेंटेन रखेंगे। इसलिए उसकी सांद्रता यूं कि नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, लेफ्ट में ज़्यादा, राइट में कम है, ऐसा नहीं होता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में जो कंसंट्रेशन है ना वो इक्वल होता है बिल्कुल। भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो उस पर काम नहीं करता ना, नहीं तो नीचे होता वो गाढ़ा। डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं भाई दवाई को हिला के पियो, यूँ क्यों कहते हैं वे हिला के पियो? क्योंकि वो सस्पेंशन है, निलंबन है, वो नीचे बैठ जाता होगा, पार्टिकल्स का साइज 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता होगा।
और यदि वो कोलाइडी विलियन होता तो डॉक्टर साहब कभी ना कहते कि शरबत को हिला के पियो, वही यूँ कहते बस इतने चम्मच पी लियो भाई, इतने ml पी लियो, ऐसा कहते ना। तो मतलब जब कोलाइडी कणों पर एक जैसा चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहेंगे, उनका वितरण एक समान होगा और मज़े से वे फर्स्ट क्लास अपना प्रेजेंटेशन देंगे। पर यार किसी तरीके से यदि आप उनका आवेश ख़त्म कर दो ना, किसी भी तरीके से, बहुत तरीके हैं, सारे सिखा रखे हैं आपको, यदि आपने कोलाइडी कणों का आवेश ख़त्म कर दिया तो उनकी दुश्मनी ख़त्म कर दी आपने, और दुश्मनी ख़त्म कर दी तो वे गले मिलेंगे अब सारे। यदि टक्कर होगी तो टक्कर होगे, दूर नहीं भागने के, चिपक जाएंगे एक दूसरे में, और चिपक के बड़े बड़े गुच्छे बना लेंगे। और वे जब बड़े बड़े गुच्छे बना लेंगे तो वे गुच्छे यदि हल्के हैं तो ऊपर तैरेंगे और यदि भारी हैं तो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे पनीर, दूध जब तक है तो कोलाइडी विलियन है, और यदि दूध को गर्म करके आपने नींबू या टार्टरी या साइट्रिक एसिड या फिर सिरका उसमें डाल दिया तो क्या होगा, तो आप उनके जो दूध के कोलाइडी कण हैं उनके आवेश को ख़त्म कर रहे हैं आप, और ख़त्म करके क्या कर रहे हैं आप, उन्हें गले मिलने पे मजबूर कर रहे हैं, वे गुच्छे बना लेंगे। अब वो दूध नहीं रहने का, उसके पार्टिकल्स का वितरण एक जैसा नहीं रहने का, वे गुच्छे बना लेंगे बड़े बड़े। इन गुच्छों को आप अवक्षेप भी कह सकते हो, और वो बन जाएगा क्या, कोलाइडी विलियन ना होकर अवक्षेप बन जाएगा। और इस घटना को हम कहते हैं स्कंदन या ऊर्णन। देखो क्या लिखा हुआ है, कोलाइडी कणों का उदासीन होकर गुच्छे बनाना। और बहुत तरीके हैं उदासीन करने के। आप किसी कोलाइडी विलियन को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो भी उसके कण उदासीन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे उदासीन, जब आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो उसके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ा रहे हैं, और गतिज ऊर्जा जब दुनिया भर की बढ़ा रहे तो टक्करें तो मारेंगे ही एक दूसरे पे। एक दूसरे पे ब्राउनी गति बढ़ने के कारण, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, टक्करें लगातार मारने के कारण आप उनके आवेश को ख़त्म कर दोगे और वे मजबूर हो जाएंगे उदासीन होकर एक दूसरे से गले मिलने के। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे दुधारू पशु होते हैं, गाय या भैंस, जब वो दूध देना प्रारंभ करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि हम उनके दूध को गर्म करके उसका बनाते हैं खीस। तो दूध और खीस में डिफरेंस तो पता है, खीस तो ऐसा होता है जैसे पनीर होता है ना, तो गर्म करके ही तो करा हमने उसे, क्या करा, उसका आवेश ख़त्म करा, दूध के जो कोलाइडी कण हैं उनके पार्टिकल्स का, कणों का साइज, कणों का जो आवेश था उसे ख़त्म करा हमने। पर इन सब गर्म करके, ठंडा करके, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, मैंने सारे सिखा रखे हैं फ्रेश वीडियोस में। पर यार आपको एक तरीका ज़रूर आना चाहिए। वो तरीका यह है कि मान लो आपके पास धनावेशित कोलाइडी विलियन है ना, तो उसमें ऋणावेशित आयन डाल दो, और यदि ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है तो धनावेशित आयन डाल दो। तो वो जो विपरीत आवेश वाला आयन होता है ना, वो कोलाइडी कणों के आवेश को ख़त्म कर देता है और वे उदासीन हो जाते हैं, आपस में गले मिलके गुच्छे बनाते हैं, अवक्षेपण ऊर्णन या स्कंदन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, स्कंदन या ऊर्णन का मतलब होता है कोलाइडी कणों का उदासीन होकर गुच्छे बनाना। अच्छा, इसी से संबंधित एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सूल्जे नियम। हार्डी-सूल्जे ने बहुत सिंपल सी बात बताई कि किसी आयन की जो स्कंदन क्षमता होती है वो संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी उसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी ना उतना अच्छा स्कंदन करेगा वो। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, 1 है, तो सबसे अच्छी स्कंदन क्षमता उसकी होगी जिसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा है। तो फेरोसाइनाइड आयन की स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, फास्फेट आयन की उससे कम है, सल्फेट की उससे भी कम है, और क्लोराइड आयन की स्कंदन क्षमता सबसे कम है, क्योंकि इसकी संयोजकता सबसे कम है, इसके ऊपर सबसे कम आवेश आता है। इसी तरीके से इन 3 धनायनों को देख लो, एल्यूमिनियम +3 है और Ba+2 है और ये +1 है। तो इन तीनों में स्कंदन क्षमता उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आवेश है, यानी जिसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा है। तो स्कंदन क्षमता अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है संयोजकता के। बस इतना ध्यान रखना है कि ये चारों ऋण आयन जो यहाँ लिखे हुए हैं, ऋण आयन कौन से कोलाइडी विलियन का स्कंदन कर सकते हैं, धन आवेशित कोलाइडी विलियन का स्कंदन कर सकते हैं। और जो धन आयन होते हैं वे ऋण आयन या ऋण आयनिक कोलाइडी विलियन का स्कंदन कर सकते हैं। अपने आवेश से विपरीत आवेश वाला कोलाइडी विलियन होना चाहिए, जभी तो हम उसे उदासीन करेंगे उसके कणों को। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें पढ़नी है, स्कंदन मान या ऊर्णन मान। बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लेना। 1 लीटर कोलाइडी विलियन को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटय के
मिलीमोलों की संख्या। 1 लीटर कोलाइडी विलयन लो और उसे स्कंदित करना है तो विद्युत अपघटय के कितने मिलीमोल आपको डालने पड़ेंगे उसे स्कंदित करने के लिए। उन मिलीमोलों की संख्या को हम कहते हैं स्कंदन मान या उर्णन मान। ये जो स्कंदन मान होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है स्कंदन क्षमता के। किसी विद्युत अपघटय की स्कंदन क्षमता ज़्यादा है तो उसका स्कंदन मान कम होगा, और स्कंदन क्षमता कम है तो उसका स्कंदन मान ज़्यादा होगा, दोनों उल्टे हैं। और इसका मात्रक क्या होता है स्कंदन मान या उर्णन मान का? मिलीमोल प्रति लीटर। अब हम बात करते हैं रक्षण तथा रक्षी कोलाइड की। देखो, रक्षण तथा रक्षी कोलाइड क्या है? रक्षण माने रक्षा करना, रक्षी कोलाइड माने रक्षा करने वाला कोलाइड। ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है ना, इसका विद्युत अपघटय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शॉर्ट में समझाऊंगा, द्रव स्नेही कोलाइड का विद्युत अपघटय कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड के चारों तरफ द्रव की एक रक्षक परत होती है जो विद्युत अपघटय द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड के कोलाइडी कणों का कुछ भी बिगड़ने नहीं देती है। ये रक्षक परत द्रव की, परिक्षेपण माध्यम की या विलायक की। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है ना, उसे तो द्रव से तो दुश्मनी है उसे, तो द्रव क्यों उसके चारों तरफ रक्षी परत बनाएगा, प्रोटेक्टिंग लेयर क्यों बनाएगा? इसलिए द्रव विरोधी कोलाइड को खतरा होता है विद्युत अपघटय से। आपको पता है विद्युत अपघटय स्कंदन करता है कोलाइडी विलयन का, पर द्रव स्नेही का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता और द्रव विरोधी को वो छोड़ने का नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो द्रव स्नेही है ना, यही कहता है कि यार तेरी रक्षा द्रव तो कर नहीं रहा, मैं ही कर दूंगा तेरी रक्षा। तो द्रव स्नेही द्रव विरोधी की विद्युत अपघटय द्वारा स्कंदन होने से रक्षा करता है। द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा द्रव विरोधी कोलाइड में डाल दो तो द्रव विरोधी कोलाइड की भी जान बच जाएगी। किससे बच जाएगी? विद्युत अपघटय से, कि कहीं उसका स्कंदन ना हो जाए। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है? द्रव विरोधी कोलाइड की विद्युत अपघटय द्वारा स्कंदन होने से रक्षा करता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को हम कहते हैं रक्षी कोलाइड, और इसके द्वारा इसकी रक्षा करना और इससे विद्युत अपघटय से, इस संपूर्ण घटना को हम कहते हैं रक्षण या प्रोटेक्शन। इसी से संबंधित एक टर्म है स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या। ये पता क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, द्रव स्नेही कोलाइड ही तो रक्षा करेगा, द्रव विरोधी की रक्षा करेगा ना, जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन की, सोने का कोलाइडी विलयन एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन की 1 ml और 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन से रक्षा करता है। मतलब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में इतनी मात्रा हमें देखनी है जो मात्रा 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन की रक्षा कर सके। किससे रक्षा कर सके? 1 ml और 10% सांद्रता वाले नमक के विलयन से, क्योंकि नमक विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय का विलयन खतरनाक होता है। किसके लिए? द्रव विरोधी के लिए होता है खतरनाक, यानी सोने के कोलाइडी विलयन के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझनी है, परिभाषा पक्की करके जानी है, बिल्कुल मैंने समझा रखी है फ्रेश वीडियोज़ में बहुत बढ़िया तरीके से। रक्षण क्षमता अनुक्रमानुपाती, रक्षण क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के। यदि स्वर्ण संख्या ज़्यादा है तो रक्षण क्षमता कम होगी, और स्वर्ण संख्या कम है तो रक्षण क्षमता ज़्यादा होगी, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले साबुन की निर्मलन क्रिया आपको सिखा रखी है कि साबुन कपड़ों को किस तरीके से साफ करता है, मिसेल बनने के द्वारा, मिसेल बनते हैं ना साबुन के, ये भी आपको आना चाहिए। और फिटकरी से गंदे पानी का शोधन आपको आना चाहिए। फिटकरी में एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम में होते हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। ठीक है, Al3+ आयन होते हैं ना उसमें। और गंदे पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं वे सब क्या होते हैं? ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है वो अशुद्धियाँ जो हैं। और जब आप एक गिलास में पानी लो, उसमें फिटकरी डाल दो, तो फिटकरी के Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन उन ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन रूपी अशुद्धियों का स्कंदन कर देंगे और उन अशुद्धियों के गुच्छे बन जाएंगे। गुच्छे हो गए, वो नीचे बैठ जाएंगी सारी अशुद्धियाँ, और कुछ घंटों बाद पानी को आप ऊपर से निथार लो तो आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। तो फिटकरी का Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन ही इतना कमाल करता है कि वो अशुद्ध जल में उपस्थित अशुद्धियां ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के ऋणावेशित कोलाइडी कणों को उदासीन कर देता है। Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन, एक Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन 3 ऋणावेशित कणों को उदासीन करता है, फिर उनके गुच्छे बनते हैं। गुच्छे बनने के बाद वे भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, एक है कोलाइडी अवस्था में औषधि। औषधियों का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग, मेडिसिन्स का प्रयोग यदि आप कोलाइडी अवस्था में करते हो
तो ये ज़्यादा कारगर होती हैं, क्योंकि इस अवस्था में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया, जो ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारकों को अपनी सतह पर चिपका सकता है। इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से। मैंने आपको बताया था डेल्टा का बनना। डेल्टा कहाँ बनता है पता है ना आपको? नदी और समुद्र जब मिलते हैं, नदियों का जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है और समुद्र के जल में होते हैं विद्युत अपघटय। बताओ नमक नहीं होता क्या समुद्र के जल में? तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन नदी का पानी आया और विद्युत अपघटय के पानी यानी समुद्र के पानी में जब मिलेगा तो वहाँ स्कंदन की क्रिया होगी, और स्कंदन होगा तो एक त्रिभुजाकार भूमि का बहुत बड़ा भूभाग वहाँ बनेगा, जिसे हम कहते हैं डेल्टा, जो बहुत उपजाऊ होगा। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा। पांचवा है चिमनी में धुएं का शोधन। आपको बताया चिमनी में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। ठीक है, तो आप उस ऋणावेशित कोलाइडी विलयन से कार्बन के ऋणावेशित कणों को अलग कर सकते हो। चिमनी में यदि आपने कोई धनावेशित गोला लटका दिया तो वो ऋणावेशित कणों को उदासीन करता रहेगा और वे कण फिर एक दूसरे से दूरी पर ना रहकर आपस में मिलकर गुच्छे बनाएंगे और वे गुच्छे आपस में चिपक कर मोटे होकर नीचे गिरते रहेंगे। ठीक है, ये सिखा रखा है सारी चीज़ें आपको। एक थोड़ा सा नैनो पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि 1 से 100 नैनोमीटर के आकार वाले पदार्थ को नैनो पदार्थ कहते हैं। इसमें उपयोग जैसे लघु सुई का प्रयोग हम, जैसे कोई चोट लग जाती है ना, मान लो कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके चोट लग गई और खून बह रहा, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप कर सकते हो इसका प्रयोग, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। दंत चिकित्सा में भी कर सकते हो आप। दंत चिकित्सा में बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। और शल्य चिकित्सा, भाई दंत चिकित्सा तो समझते हो आप, डेंटिस्ट होते हैं जो वो करते हैं, जो दांतों का इलाज होता है। शल्य चिकित्सा को इंग्लिश में कहते हैं सर्जरी। तो सर्जरी में भी बहुत नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा था, ये था पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने आज पढ़ा है कोलाइडिसॉल बनाने की विधियाँ, पेप्टीकरण, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिगार्क विधि। रासायनिक विधियों में हमने अपचयन पढ़ा है, उभय अपघटन पढ़ा है, ऑक्सीकरण विधि पढ़ी है। कोलाइडी विलयनों के शोधन में अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म फिल्टरन या निस्यंदन पढ़ा है। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म में टिंडल प्रभाव पढ़ा है, ब्राउनी गति पढ़ी है, विद्युत कण संचलन पढ़ा है, स्कंदन या ऊर्णन पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है हार्डी सूल्जे का नियम, फिर हमने पढ़ा है स्कंदनमान या ऊर्णनमान, फिर हमने पढ़ा है रक्षण तथा रक्षी कोलाइड, फिर हमने पढ़ा है स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या, और उसके बाद हमने पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है बेटे बताओ? उसके बाद पढ़ा है हमने कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। ठीक है, नैनो पदार्थ भी पढ़े हैं। तो अब हमारा जो ये चैप्टर है पृष्ठ रसायन, या चैप्टर कह दो या यूनिट कह दो, ये तो कंप्लीट हो चुका है। इससे अगला चैप्टर मैं कल या परसों जब भी मुझे टाइम लगेगा आपके लिए लेके आऊँगा। और फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है, शॉर्ट नोट्स, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन करने के लिए है, जिससे आप बहुत तेज़ी से रिवीजन कर सको और आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप हर एक चीज़ को 1-2 घंटे में ही पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लो। ठीक है, इसलिए नोट्स अपने बनाते रहना और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना हमेशा। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।